हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन सिंपली स्टेटिंग कि एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड फर्म टू प्रोड्यूस एनीथिंग एनीवेयर एंड सेल एनीथिंग एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। कि आप कोई चीज, इंडिविजुअल या फर्म कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रही है, वो कहीं भी कभी भी कहीं भी कभी भी बाय और सेल कर सकती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? द रिसोर्स पीपल्स एंड कैपिटल विल फ्लो टू द प्लेस वेयर द दे प्रोड्यूस बेस्ट एंड अर्न बेस्ट। तो जहां वो प्रोड्यूस अच्छा कर सकते हैं जैसे चाइना और इंडिया, और जहां वो अर्न अच्छा कर सकते हैं जैसे यूके यूएसए। ठीक है, तो वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैटर विथ लेस और लेस एंट्री बैरियर। ठीक है, टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट ऑफ रिसोर्स, economics are realizing the protective attitude would not take them long, they need to open up economy to the world to progress। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटपुट मिले, ये वाली बात है। अब यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो बेस्ट पॉजिटिव क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, बेस्ट एलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्स। ठीक है, एज दे आर एबल टू फ्लो वेयर दे प्रोड्यूस बेस्ट एंड अर्न बेस्ट। ठीक है, तो जहां आप प्रोड्यूस अच्छा कर सकते हो और जहां पे आप अर्न अच्छा कर सकते हो, तो आप अपने ग्लोबल रिसोर्स को जैसा चाहो वैसा एलोकेट कर सकते हो। फिर होता है इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी विद डेवलप वर्ल्ड। ये डेवलप वर्ल्ड मीन्स जो इकोनॉमी डेवलप है वो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे आईफोन आज के डेट में इंडिया में बनता है। ठीक है, उससे क्या होता है? अपन भी कुछ सीखते हैं और ग्रो करते हैं, अपने को भी न्यू प्रोडक्ट और सर्विस मिलती है, न्यू टेक्नोलॉजी भी एक्सपोजर मिलता है, और बेनिफिट टू एंड कंज्यूमर थ्रू ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन इंक्रीज होने से आपको बेनिफिट मिलेगा, इंकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड कीप प्राइस फॉर गुड एंड सर्विस अंडर के। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन मिलेगा। ठीक है, ग्रेटर एक्सेस टू फॉरेन कल्चर, आपको आर्ट मूवी म्यूजिक फूड एंड क्लॉथिंग। ठीक है, आपके पास ज्यादा चॉइसेस होगी कि अगर आप कोई दूसरे देश जाते हैं या दूसरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं तो आप फॉरेन कल्चर्स को अडॉप्ट कर सकते हो, आर्ट म्यूजिक मूवी। ठीक है, निगेटिव क्या होता है? इससे डिवाइड हो जाता है रिच एंड पुअर। जो डिवाइड होता है ना, बिटवीन गैप जो होता है वो बड़ा हो जाता है इसमें। ठीक है, रिचर आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर, यानी गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर हो जाता है। ठीक है, और सेकंड कंपटीशन रिजल्ट में क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सरवाइव कर गया, जो फिट है वो सरवाइव करेगा। ठीक है, एज जॉब कैन मूव टू मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है वहां पे मूव करेगी। ठीक है, कंट्री विथ लेस कॉम्पिटेंट टैलेंट मे बी लेफ्ट विदाउट अपॉर्चुनिटी, जहां पे कंपटीशन नहीं है या आपके पास कैपेसिटी नहीं है, खत्म हो जाएगा आपका मार्केट। और क्या होता है? इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, यानी कि ऑल ओवर एक पार्ट किसी भी देश दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम चलेगी तो अब उसका अफेक्ट ऑल ऑल अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा। जैसे क्रेडिट क्राइसिस 2008 में हुआ था, जिससे पूरी दुनिया को असर हुआ। ठीक है, तो रोल ऑफ सेकंड है रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस। ये जो पॉइंट है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसको अच्छे से देखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फोकस एरिया होता है फंडामेंटल एनालिसिस का, वेदर एंड हाउ मच इज द बिजनेस लाइकली टू ग्रो और श्रिंक। ठीक है, while it may be depend a lot on execution by the company and its management, overall external environment is also critical factors। कि कंपनी का इंटरनल कैसा है और कंपनी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, वो क्रिटिकल फैक्टर होता है। इकोनॉमिक एनालिसिस से क्या हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड में? कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, एंड हाउ इट इज लाइकली टू अफेक्ट द पर्टिकुलर बिजनेस। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, कंपनी से रिलेटेड नहीं, बाहरी इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, जैसे जीडीपी ग्रोथ अगर अपन स्टडी करते हैं तो अपने को अंडरस्टैंड होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी कंट्री की कैसी कर रही है। अंडरस्टैंडिंग मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, तो अपने को पता चलता है पॉलिसी सपोर्ट करती है कि नहीं करती इकोनॉमी को। ठीक है, सपोर्ट करती है कि नहीं करती। ट्रैकिंग मैट्रिक्स सच एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करने से फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ मनी एंड फिजिकल पॉलिसीज
ठीक है, आपको आगे समझ में आएगा कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कैसा करती है। ठीक है, फ्यूचर डायरेक्शन, यानी कि ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज का डायरेक्शन फ्यूचर में कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये भी अपन देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि एक एज अ एनालिस्ट अपने को अंडरस्टैंड करना होता है वेदर इकोनॉमी इज ग्रोइंग और वेदर द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट वांट टू सपोर्ट फर्दर ग्रोथ इन नियर टर्म। इफ इकोनॉमी इज श्रिंकिंग, ठीक है, इकोनॉमी श्रिंक कर रहा है, नोइंग द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रेट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर देयर इज इनफ रूम फॉर सेंट्रल बैंक to increase liquidity by cutting the interest rate. Similarly, looking at fiscal deficit number will help us understand whether the government has room to increase public expenditure to aid growth. ठीक है, अगर अच्छा कर रही है तो इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए जगह है कि नहीं, खराब कर रही है तो अपने को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन हाई है तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर कुछ ट्रेंड होते हैं, सेक्युलर, सिक्लिकल एंड सीजनल। तो पहला जो ट्रेंड होता है वो होता है सेक्युलर। सेक्युलर का एक एग्जांपल है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑफिस स्पेस। आपका ऑफिस है, ऑफिस में मैक्सिमम चीजें डिजिटल यूज हो रही है। इंक्रीज डिजिटलाइजेशन, डिजिटल होने से क्या होता है, कंजप्शन ऑफ पेपर एंड इंक टू हैव गॉन डाउन, यानी कि खत्म हो गए। जितना पहले पेपर एंड इंक यूज होता था ऑफिस में, अब कहाँ होता है। स्टेबलाइजमेंट आर लाइकली टू हैव इंक्रीज देयर स्पेंडिंग ऑन डिजिटल प्रोडक्ट। आज के डेट में हर कंपनी चाहती है कि हम ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट निकालें जिससे स्टाफ को भी आसानी हो और कस्टमर को भी आसानी हो। ठीक है, सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, आर ऑफन ड्रिवन बाय डिसरप्शन कॉज्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी, कल्चर, डेमोग्राफी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस अमंग द अदर फैक्टर्स। दे आर ऑफन लॉन्ग टर्म इन नेचर, सेक्युलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म का होता है एंड ऑफन कॉज अ इन्फ्लेक्शन इन बिजनेस लाइफ साइकिल। ठीक है, ऑल क्लियर, सेक्युलर समझ में आए, यहां से यस सर। आता है क्वेश्चन। यस, हाँ जी। देखिए क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, फिर होता है सिक्लिकल, एक होता है, यस यस, यस सर, एनी क्वेश्चन सर। नो सर, नो सर। ओके, तो सिक्लिकल ट्रेंड में होता है इकोनॉमिक साइकिल, कमोडिटी साइकिल, इन्वेंटरी। इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में क्या होता है, ऐसा होता है ना, एक्सपेंशन होता है ऐसे कंपनी, फिर उसके बाद रिसेशन आता है, फिर वापस कंपनी ग्रो करती है। तो ये चार फेज में होते हैं इकोनॉमिक साइकिल। तो इकोनॉमिक साइकिल में पहले होता है बूम, बूम से पीक, रिसेशन, फिर बूम। ठीक है, एक्सपेंशन और बूम क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है कि कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस ड्रिवन बाय हायर इनकम। उस समय लोगों की इनकम हाई होती है, गुड एंड सर्विस की का जो डिमांड होता है वो हाई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक है, हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट से हाई प्रोडक्शन, हायर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिससे मोमेंटम बना रहता है, कंजप्शन हाई होता है। ठीक है, बूमिंग इकोनॉमी से कंज्यूमर एंड बिजनेस का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। बिजनेस या कंपनी प्लान करती कि हम अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड करें। कंज्यूमर प्लान टू एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स। एज बिजनेस एंड कंज्यूमर सीक लोन टू फंड सच एक्सपेंडिचर, इट रिजल्ट इन ओवरऑल इंक्रीज इन बोरोइंग। ठीक है, तो क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो होता है और डिमांड भी हाई होती है, उसके कारण क्या होता है, बोरोइंग इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, इंटरेस्ट कई बार हाई भी करना पड़ता है। कंजप्शन भी हाई है, उसके कारण इन्फ्लेशन भी हाई हो जाता है, जिसके कारण इकोनॉमी पीक में पहुंच जाती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर इन्वेस्ट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन एंटिसिपेटेड हायर फ्यूचर डिमांड। ठीक है, एक्सपेंशन एंड बूम आप लोगों को क्लियर हुआ। ओके, फिर स्लो डाउन आता है। स्लो डाउन कैसे आता है, इकोनॉमी अपने पीक में पहुंच जाती है, प्राइस हाई होता है, इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है, उसके कारण क्या होता है कि कंजप्शन में डिस्करेज होता है। कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देती है, जिसके कारण स्लो डाउन हो जाता है ग्रोथ में। इवन दो द कंजप्शन इज ऑन द राइज, द रेट ऑफ इंक्रीज इज लोअर। ठीक है,
तो जो कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन में, उनको लगता है कि अब कैपेसिटी उतना, अपनी डिमांड उतनी है नहीं, तो अपनी वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लो कर देते हैं। ठीक है। फिर होता है रिसेशन, जिसमें यूटिलाइजेशन रेट लो होता है, मैन्युफैक्चर कट डाउन करते हैं, ले ऑफ करते हैं, फर्दर एक्सपेंशन प्लान को, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये मीन्स ले ऑफ स्टार्ट होता है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन इनकम लेवल, टर्न डिक्रीज इन कंजप्शन, डिक्रीज कंजप्शन, कॉस्ट लॉसेस, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है। ठीक है। कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डिक्लाइन होता है। कंज्यूमर क्या करता है, सेविंग ज्यादा करता है रेदर देन बोरोइंग, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। ठीक है। फिर होता है रिकवरी। रिकवरी क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट लो होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज करती है और एक्सटेंड करती है लिक्विडिटी को। ठीक है। जिससे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है। कंज्यूमर फिर स्टार्ट कर देते हैं बाइंग गुड एंड सर्विस, जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक करती है, उस फिर वापस एक्सपेंशन फेस आ जाता है। ठीक है। ये एक फेस होता है ऐसा, ये साइक्लिकल होता है। फिर कमोडिटीज होती है। ठीक है। प्राइस ऑफ मेनी हार्ड कमोडिटी गो अप एंड डाउन, बहुत सारे हैं। मोस्ट ऑफ द कमोडिटी साइकिल आर ड्रिवन बाय इकोनॉमिक साइकिल। कमोडिटी साइकिल भी इकोनॉमिक साइकिल से ड्रिवन होती है। ड्यूरिंग एक्सपेंशनरी फेज कमोडिटी प्राइस टेंड टू गो अप। जब इकोनॉमी अच्छा करती रहती है तो कमोडिटीज के प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। एंड द प्राइस टेंड टू फॉल ड्यूरिंग द रिसेशन। अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो कमोडिटीज के प्राइस भी डिक्रीज होते हैं। ठीक है। जब कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लायर जो होते हैं कमोडिटीज के, वो भी इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्शन को in order to take advantage of higher price. Many supplier increase capacity, price of commodity may come down. तो क्या होता है कि सप्लायर अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण कमोडिटीज के प्राइस भी कई बार डाउन हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई लेवल पे आ जाता है। ठीक है। अगर प्राइस फॉल होता है तो जो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको वो क्या होता है, अन इकोनॉमिकल लगता है ऑपरेशंस के लिए, तो लोग अपनी कैपेसिटी को फिर से अबेंड कर देते हैं। ठीक है। ये कमोडिटी साइकिल होता है। फिर इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्रीज का क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म साइकिल होता है। ठीक है। विथ अ कमोडिटी साइकिल देस ऑक्योर अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट टू प्रोड्यूशन एंड कस्टमर। कस्टमर हु मे हैव अ ह्यूज इन्वेंट्री में टेम्पररी रिड्यूस, जिन कस्टमर के पास ज्यादा सामान घर पे पड़ा हुआ है, यानी कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा अपने लिए खरीद के रखा हुआ है, राशन हो चाहे फिर कोई भी सामान हो जो उनको डेली नीड्स में लगती है, तो वो न्यू 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 प्रोक्योरमेंट को रिड्यूस कर देती है। ठीक है। और उससे क्या होता है, इन्वेंट्री का जो साइकिल है वो सप्लायर के पास भी बढ़ जाता है, जिसके कारण प्राइस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग अ डाउन टर्म cautious customer may significantly reduce their procurement if demand for their produce improve marginally. They may have adequate inventory, will have to go for immediate procurement. ठीक है। डिमांड प्रोडक्ट का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और जब कस्टमर के पास इन्वेंट्रीज कम हो जाती है, वापस से वो फिर से बाय करना शुरू कर देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, 2020 में जो क्रूड ऑयल है उसका डिमांड बहुत कम हो गया था। ठीक है। इवन की यूएसडी 20 पर बैरल। ठीक है। कई जगह तो वो निगेटिव टेरिटरी में भी चला गया था। ठीक है। क्योंकि इन्वेंट्री सिचुएशन इंप्रूव हो गई थी, द प्राइस इंप्रूव हो गया था। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जून में वापस से डिमांड बढ़ गई तो वापस से $40 पर बैरल प्राइस क्रूड ऑयल का आ गया था। तो ये एक साइकिल होती है कमोडिटीज की। ठीक है। सीजनल। सीजनल में आते हैं एग्रीकल्चर गुड्स, जिसको इजीली आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उनका हार्वेस्टिंग टाइम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। और सोइंग एंड हार्वेस्टिंग साइकिल के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर
इनकम वेरी करती है डिपेंड अपॉन क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमिक्स एनालिसिस कहाँ कहाँ से या इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की जाती है, गवर्नमेंट वेबसाइट, सेबी, आरबीआई, एमओएफ, ठीक है, पब्लिश्ड इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीजों से रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। डेटा जो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए कलेक्ट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। एनी डाउट यहां तक?